देखिए, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेड्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे, टेररिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेड्स में। सेकंड इज ह्यूमन राइट। तो व्हाट इज ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट इज बेसिक राइट विच शुड बी अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन राइट क्या है? ये सभी को ये अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य के जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इसके बिना नहीं हो सकता है। तो ये एक बेसिक राइट्स हैं, ये सभी को मिलने चाहिए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमको ये दिए गए हैं। तो ये किसी भी सिटीजन के लिए, एक ह्यूमन के लिए ये बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, ये जरूर उसको मिलने चाहिए। तो दीज ह्यूमन राइट्स आर इन्वॉल्व पॉलिटिकल राइट्स। ये 3 टाइप्स के हैं ये। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, एंड थर्ड इज इंडिजीनियस माइनॉरिटीज। ठीक है, पीपल्स और एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं। इंडिजीनियस माइनॉरिटीज कौन है? जैसे कि भारत में शेड्यूल ट्राइब्स, तो उनको सिक्योर किया जाता है, जैसे कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं वो एरिया से सेफ होना चाहिए। जो उनका कल्चर है उसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो सिक्योर होने चाहिए। तो इस तरीके के जो 3 तरीके के ये ह्यूमन राइट्स हैं जिनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है क्या? ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर देश में अनेक रूपों में इसको देखा जाता है वर्ल्ड वाइड। हम नहीं कह सकते कि किसी देश में ज़्यादा या कम तो हो रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन हर देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये एक सच है। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जो वायलेशन हम देखते हैं, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी ब्रॉड है। अपनी ही सरकारों के द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले सामने आए हैं। जैसे कि 1990 के डिकेड्स में अगर हम देखें तो इराक के द्वारा अटैक किया गया था कुवैत पर। इसके अलावा रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, काफ़ी बड़ी संख्या में, करीब 10 लाख से अधिक तुत्सी जाति के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 10 लाख संख्या काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा इंडोनेशिया की जो मिलिट्री थी उसके द्वारा ईस्ट तिमोर के लोगों को बड़ी संख्या में जो है मारा गया। इसके अलावा बोस्निया में जेनोसाइड हुआ, जिसमें करीब 30,000 से अधिक लोगों को सिविलियंस को मौत के घाट उतारा गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसकी अगर हम श्रृंखला इसकी जो चेन है वो काफ़ी बड़ी है काफ़ी। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। इसके अलावा हम आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर्स में चीज़ें आती हैं, जैसे कि पुलिस कस्टडी में हिंसा के मामले आते हैं। जैसे कि बड़ा फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार का मामला था, उसमें 32 कैदियों की जो है आंखें निकाल ली गई थी। इसके ऊपर मूवी भी जो है बनी है, गंगा जल, शायद आपने देखी हो। तो इसके अलावा जो है फर्जी एनकाउंटर के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा जो है जो पुलिस के द्वारा जो की जाती है, इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, वायलेशन है, वो भी बहुत सारे रूप में हमको आए दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिलती रहती है। जैसे रेप के मामले हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, मोलेस्टेशन है, डोमेस्टिक वायलेशन है, डॉरी डेथ है, ऑनर किलिंग के मामले हैं, बच्चों के खिलाफ वायलेशन, उनकी ट्रैफिकिंग के मामले हैं। ये सब ये जो मामले हैं, इस तरीके के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर हम डाटा देखें, उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें, तो उसके मामले हर साल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वो स्टेबल भी नहीं है, वो कम तो नहीं हो रहे हैं, स्टेबल भी नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के। ठीक है, ये काफ़ी ब्रॉड है, चाहे इसके लिए बल्कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो पास किया गया। इसके अलावा अदर और बहुत सारे कन्वेंशन हैं जो पास किए गए हैं। लेकिन हर समाज में, हर देश में ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, ये वॉर के रूप में नहीं है,
ये किसी दूसरे देश के द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही देश की सीमा में, अपनी ही सरकार के द्वारा, अपने ही किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा, अपने ही किसी संबंधी के द्वारा ये इस तरीके के खतरों का सामना हमको करना पड़ता है, जो डोमेस्टिक वायलेशन या किसी अपने के द्वारा ही है, या इसके और बहुत सारे तरीके के जो वायलेशन हम देखते हैं। तो इन खतरों से कैसे निपटा जाए, ये आज के समय का ये बड़ा एक चैलेंजेस इश्यू है, बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के खतरों को अकेले किसी एक देश की सरकार द्वारा निपटा जा सकता है क्या? नहीं निपटाया जा सकता। देखिए, यूनाइटेड नेशन में भी ह्यूमन राइट्स के उन्हीं इश्यूज पर डिस्कशन होता है या डिबेट्स होती है जिनमें डेवलप कंट्रीज के जो बड़े जो देश हैं उनका इंटरेस्ट होता है, और जहाँ इनका इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ पर इन इश्यूज पर कोई बात ही नहीं होती, उठते ही नहीं। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो लार्ज स्केल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। तो इस तरीके से इंटरनेशनली बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। कंट्रीज़ में भी नेशनल और स्टेट लेवल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो जो दिए गए हैं कंट्रीज़ के द्वारा। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं इंटरनेशनल के अलावा ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर। तो देखा जाए तो क्या ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट पूरे सिस्टम या इंस्टीट्यूशन में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सफिशिएंट हैं तो ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, है ना? क्या सिस्टम में कोई कमी है? क्या कानून में कोई कमी है? ठीक है, क्योंकि इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद क्या हम खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इस पर चिंतन करने की, इस पर सोचने की आवश्यकता है कि ये जो थ्रेट्स है ह्यूमन राइट वायलेशन वाला जो है, इसको कैसे इसको जो है टैकल कर सकते हैं। तो इस पर जो है सभी देशों को, एनजीओज को, कम्युनिटीज़ को साथ मिलकर बैठकर विचार करने की आवश्यकता है कि इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल पॉवर्टी। अगर हम डाटा देखें तो 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ल्ड की 15 कंट्री ऐसी हैं जो एक्सट्रीमली बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आती हैं। वहाँ पर लोग 1.9 पर डे डॉलर पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उनके हिस्से में $1.9 पर वो अपना जीवन बिता रहे हैं। इसके अलावा पूरे विश्व की 50% पॉपुलेशन, आधी जनसंख्या की इनकम कितनी है पर डे की? $2.5 पर डे। 2.5 पर डे डॉलर पर वो अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, विश्व की आधी जनसंख्या, 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये जो है नॉर्थ साउथ जो कंट्रीज हैं उनके बीच का जो क्राइसिस है उसका भी मुख्य केंद्र बिंदु है ये, जिसमें नॉर्थ कंट्रीज हाई पर कैपिटा इनकम और लो पॉपुलेशन ग्रोथ में आती है। ठीक है, जबकि इसका ठीक उल्टा है साउथ में। वहाँ पर क्या है? लो पर कैपिटा इनकम और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल ठीक उल्टा है। साउथ और नॉर्थ की कंट्रीज का जो ये गैपिंग है वो हमको देखने को मिलती है। आप इस मैप से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको पहले तो ये समझना है कि नॉर्थ साउथ जो कंट्रीज हैं उन वो हैं क्या। हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये जो लाइन या खींची गई है, ये उससे ऊपर वाली जो कंट्रियां हैं ये सब आती हैं नॉर्थ वाली कंट्रियां हैं, ऊपर वाली। ये ऑस्ट्रेलिया भी है जो नीचे जो है ये भी नॉर्थ में ही आता है। ठीक है, बाकी इस लाइन के नीचे वाली जो कंट्रीज हैं ये सब आती हैं साउथ में आती हैं ये सब। ठीक है, तो इनकी इनकम यहाँ पर ये दिखाया गया है। काफ़ी जो है कम इनकम है आपकी, ब्लो सबसे कम इनकम विश्व में इनकी इन देशों की मानी जाती है। और इसके अलावा ये जो है सब सहारा अफ्रीका है।
वर्ल्ड के सबसे पुअरेस्ट जो 28 कंट्रीज हैं उनमें से 27 कंट्री इस सब सहारा रीजन में आती है। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पर इनकम दिखाया गया है ये परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पर 2% ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो ब्लू वाले हैं इनमें से 2% पॉपुलेशन पुअर कैटेगरी में मानी जाती है। सबसे हाईएस्ट जो है 61% से लेकर 80% तक ये वाला जो एरिया है इनमें इतनी पॉपुलेशन जो है वो ब्लू पॉवर्टी लाइन के अंडर में है। 41 से 60 ये हमारा कंट्री भी इसमें आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पुअर वाली जो कंट्री है वो ये सब सहारा वाली है कंट्रीज जो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज हैं। तो और इसके अलावा देखिए सिर्फ जो सबसे जो यहाँ हम कहेंगे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट या राइट्स जो सबसे ज़्यादा हुए हैं ये मल्टीपल जो है प्रॉब्लम का एक कारण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो भी इसी क्षेत्र में होते हैं जो कि गरीबी का कारण हम इसको सबसे बड़ा मान सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं 1.9 पर डे के अकॉर्डिंगली ये सबसे ज़्यादा जो है इसी क्षेत्र में आती है सब सहारा रीजन में। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ कंट्रीज़ के बीच काफ़ी सारे मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में। नॉर्थ ये यूनाइटेड नेशन में जब सितंबर में जनरल असेंबली का सेशन जब होता है वहाँ पर भी ये कंट्री जो है बटी हुई नज़र आती है। या इन इश्यूज़ पर जब भी मीटिंग हुई है, चाहे वह इन्वायरमेंट का इश्यू हो या फिर NIO की डिमांड को लेकर जो इश्यू हो, ये कंट्री आपस में जो है इनका मतभेद है। नॉर्थ साउथ की कंट्रीज जो हैं, साउथ कंट्रीज़ का कहना है कि नॉर्थ कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल एड देनी चाहिए। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है डेवलप कंट्रीज़ ने। तो अब इनको एक राइट के रूप में, एक उनके ऊपर एहसान नहीं, एक राइट के रूप में इनको जो है इनकी हेल्प करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियली एड देना चाहिए ताकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनको भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। और जो चैलेंजेस है पूरे वर्ल्ड के सामने, इन्वायरमेंट का है, पॉवर्टी का है, तो ये सब जो है तभी सॉल्व होंगी। तो इस तरीके से नॉर्थ कंट्रीज़ का लेकिन ये कहना है जो पूरे जो वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन पर इनका जो है अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूनाइटेड नेशन है, सभी पर जो है इनका आधिपत्य हमको देखने को मिलता है। लाइक जैसे अमेरिका का हम कह सकते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, मोस्टली अमेरिका का देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो पैसा है वर्ल्ड बैंक में, IMF में, वो अमेरिका का लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन में भी सबसे ज़्यादा फंडिंग है वो अमेरिका से जाती है, चाहे WHO जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से इनकी एक हेजेमनी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो MNCs हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो फैली हुई है, जिन्होंने अपना व्यापार पूरे वर्ल्ड में फैलाया हुआ है, तो वो MNC भी इन्हीं गिने चुने देशों की है। अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब गिने चुने देशों की MNCs पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इन्हीं का पूरे विश्व का जो बाजार है वो क्या कहते हैं, इन्हीं MNCs या इन्हीं देशों का कब्जा है। और वो बाजार जो है कौन से देश हैं, वो ये अंडर डेवलप या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक मार्केट के रूप में है। तो इस तरीके से दोहरे रूप में इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है। पहले भी कॉलोनलिज्म के रूप में इनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, अब न्यू कॉलोनलिज्म की बात हो रही है, उसमें उसकी दूसरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन इनका होता है। तो इस तरीके से जो धनी देश हैं वो और ज़्यादा धनी होते जा रहे हैं, और ज़्यादा रिच वाले रिच होते जा रहे हैं, गरीब वाले गरीब होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो है हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है, जो गरीबी की जो प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम का रूप लेती है। जैसे कि गरीबी जो है हेल्थ का भी इशू बनेगी, हेल्थ भी वहाँ पर अच्छी नहीं होगी, पुअर हेल्थ का कारण बनेगी। एजुकेशन पर भी अपना प्रभाव डालेगी, लोग जो पढ़ नहीं पाएंगे। और ज़्यादातर जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ की आपको ना हेल्थ अच्छी मिलेगी, ना वहाँ की एजुकेशन अच्छी मिलेगी। सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, इन्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ का होगा। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा बीमारी भी यहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये एक जो क्राइसिस है जो अमीर और गरीब देशों के बीच का है, ये बढ़ता ही जा रहा है।
और इसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है। इसमें जब तक डेवलप कंट्रीज जो हैं वो हेल्प नहीं करेंगी, जब तक वो सामने नहीं आएंगी, तब तक ये जो समस्या है वो बनी रहेगी। इसमें इनको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्ज स्केल माइग्रेशन। तो देखिए, जैसे कि मैंने बात की कि साउथ कंट्रीज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम ये जो क्रिएट करती है, जैसे कि पॉवर्टी की वजह से जो साउथ के जो लोग हैं वो नॉर्थन कंट्रीज में माइग्रेशन करते हैं। वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, बेटर लाइफ की वजह से वो नॉर्थन कंट्रीज में माइग्रेंट होते हैं, जो कि पॉलिटिकल फ्रैक्शन का कारण बनता है। इंटरनेशनली पॉलिटिकल फ्रैक्शन का कारण बनता है, देशों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो देखिए, 3 टर्म्स हैं, माइग्रेशन, रिफ्यूजी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। तो इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या। देखिए, माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स होते हैं जो सिटीजन वॉलेंटरली अपना देश छोड़ते हैं, अपनी इच्छा से अपना देश छोड़ते हैं, वो होते हैं माइग्रेंट्स। दूसरे होते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन होते हैं? रिफ्यूजी वे लोग जो वॉर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, राइट्स, जेनोसाइड की वजह से अपना देश छोड़ने को मजबूर होते हैं, मजबूरी में अपना देश छोड़ते हैं, फोर्स किया जाता है उनको कंट्री छोड़ने के लिए, तो वो कौन होते हैं? रिफ्यूजी होते हैं। तीसरी कौन होते हैं? इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। तो ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने जिस स्थान पर ये लोग रह रहे हैं उस स्थान को छोड़ने को इनको मजबूर किया जाता है, और अपने ही देश में ये रिफ्यूजी के तौर पर रहने को मजबूर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि भारत में जो कश्मीरी पंडित जो हैं उनको मजबूर किया गया कश्मीर छोड़ने के लिए, हम सब लोग जानते हैं इस बारे में। उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर छीन ली गई, उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें जम्मू अथवा जो है देश के विभिन्न हिस्सों में उनको रिफ्यूजी कैंप में उनको रहने को मजबूर होना पड़ा। ठीक है, हालांकि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंज किया है उनकी स्थिति में, जो मोदी जी हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो भी आगे समझते हैं। देखिए, इसी वजह से पॉलिटिकल फ्रैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में। जैसे 1971 में बांग्लादेश से लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुस आए और आज भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की एक वजह है। इसके अलावा जैसे कि हम सब जानते हैं, रोहिंग्या इश्यू है। म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं वो भारत के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसी तरह करंट में जो है सीरिया से बड़ी संख्या में जो है रिफ्यूजी आसपास के देशों में एंटर कर गए हैं, तो वही बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से भी जब वहाँ पहले जो है सोवियत हस्तक्षेप हुआ था, और उसके बाद में 9/11 के हमले के बाद में जो है अमेरिका ने वहाँ पर अटैक किया, अमेरिका ने हमले किए, तो उसकी सबकी वजह से अफ़गानिस्तान से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। जो बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश हैं जिनमें जो है रिफ्यूजी के तौर पर वो लोग रह रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी जो है पैलेस्टाइन के लोग रिफ्यूजी के तौर पर आसपास के देशों में रह रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे विश्व भर में अगर हम देखें तो युद्ध या अन्य कारणों से जो है लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं, रिफ्यूजी के तौर पर वो रहने को मजबूर हुए हैं। तो ये सब इसका जो दो देशों के जो संबंध हैं उन पर इसका असर पड़ता है। माइग्रेशन की वजह से दो देशों के बीच के जो रिलेशन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, नेक्स्ट इज हेल्थ एपिडेमिक्स। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो है वो HIV/AIDS है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, और प्रेजेंट में कोविड-19 सब जान चुके हैं इसके बारे में। इसमें तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप पूरे तरीके से लिख सकते हो। अभी मैं आज 31 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो डाटा मैंने देखा है उसमें
61 लैक्स केसेस वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इंडिया में टॉप 10 कंट्रीज में हम आ चुके हैं। 1,82,000 केस आज की तारीख तक आ चुके हैं, बढ़ रहे हैं डेली। आज भी मैं देख रहा था 8,000 केसेस बढ़े हैं पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 6,000 फिर 7,000 बढ़ने शुरू हुए, अब 8,000 संख्या डेली की हो गई है। और किस तरीके से इसने पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को इफ़ेक्ट किया है, किस तरीके से पूरे लोगों की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से जो बिगड़ चुका है। बच्चे घर में हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही हैं। किस तरीके से हमको एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है इसने। किस तरीके से हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि हम वेपन्स की तरफ हमने ध्यान दिया है सिक्योरिटी के इश्यू पर, लेकिन अब हमें मेडिसिन पर हमको फोकस करना होगा, हमको और चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ये इम्पैक्ट हमारे सामने है, क्योंकि जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहे हैं, लोगों की आवाजाही हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बिजनेस की पर्पज़ से, टूरिज़्म के पर्पज़ से, मिलिट्री पर्पज़ है, तो इन सब की वजह से, क्योंकि ये जो महामारी है कैसे फैली है भाई, चाइना का वुहान जो एक सेंटर था और उससे इतनी तेज़ी के साथ में कुछ महीने से के अंदर वर्ल्ड वाइड ये बीमारी जो है फैल गई एकदम से। तो किस वजह से फैली? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लोगों की आवाजाही की वजह से। सबसे पहले जो है फ्लाइट के द्वारा, प्लेन के द्वारा ये जो है हमारे देश में एंटर करता है, उसके बाद में पूरे 1 से 2 और 2 से 10 इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में फैला है। तो सिक्योरिटी का जो ये इशू है, इस पर हमको इसने हमको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें जो हमारी जो लाइफ है, जो हमारे जो जीने का जो तरीका है, इसको पूरे तरीके से इसने हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। तो इस पर सभी देशों को अब सोचना पड़ेगा कि हमें अब जो है थोड़ा अलग तरीके से हमको विचार करना होगा कि किस तरीके से अब हमको और चीज़ों पर से ध्यान हटाकर हमें हेल्थ के इश्यूज़ पर और चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, जो जो पुरानी बीमारियां थी, पुरानी जो हेल्थ के जो इश्यूज़ थे, उसमें भी कम डाटा नहीं है। 1 अरब लोगों की वर्ल्ड वाइड जो है 1 अरब लोग टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा अदर और बीमारियां हैं, स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया है, ठीक है। तो सब इस पर हमको फोकस करना होगा, ये सब, ठीक है। तो आप देखिए इस पर अपना जो भी करंट चीज़ें हैं, जो अपना इसको न्यूज़पेपर से आप अपना आपको अपडेट रखिए, अपना आप डाटा इकट्ठा कीजिए। आपकी क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन जरूर बन सकता है इस साल कोविड-19 को लेकर। तो आप इसको थोड़ा सा आप इसमें अवेयर रहिए। आपको इसमें जो करंट जो न्यूज़ हैं उसी से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं तो वहाँ से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। क्या आज देख रहे हैं कि किस प्रकार इन्वायरमेंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जो लेवल है वो अप हो रहा है, और मालदीव जैसे जो देश है वो डूबने के कगार पर है। इसके अलावा CO2 का बढ़ना, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, उसमें होल की जो बातें वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सब बड़े मेजर थ्रेट्स के रूप में हमारे सामने है। तो ये इन्वायरमेंट के बारे में हम वैसे नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम बात कर चुके हैं नॉन ट्रेडिशनल के सभी एस्पेक्ट पर। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में कि किस प्रकार नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में कोऑपरेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इसको टैकल किया जा सकता है, क्योंकि इन थ्रेट्स को कोई एक देश टैकल नहीं कर सकता। एंड नेचर ऑफ
कॉपरेशन डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ थ्रेड्स। खतरा किस प्रकार का है उसी को ध्यान में रखकर ही कॉपरेशन हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म के थ्रेड्स को अलग तरीके से डील किया जाएगा, हेल्थ एपिडेमिक्स पर अलग तरीके से काम होगा, इन्वायरमेंट पर अलग तरीके से होगा, ह्यूमन राइट्स पर अलग तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। क्योंकि ह्यूमन राइट और टेररिज्म का जो इशू है उसको उसमें मिलिट्री का उसमें जो है रोल प्ले होगा, लेकिन जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, रिफ्यूजी की है, तो उसमें फोर्स का तो के द्वारा तो नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इसमें रोल प्ले होगा, इसको अलग अलग तरीके से टैकल किया जाएगा। तो ये थ्रेड्स के नेचर के ऊपर तथा उसके इसके अलावा जो कंट्रीज हैं उनकी जो बिल पावर है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये समस्या किस तरीके की है, किस रूप में है, कोई गवर्नमेंट किस समस्या को किस रूप में लेती है, कितनी गंभीरता से लेती है, कितना सहयोग कर पाती है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये सिर्फ नेशंस तक ही सीमित नहीं है। जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन का एस्पेक्ट है, ये एक देश की सरकार के द्वारा अकेले ही इसको नहीं निपटा जा सकता। कि ये जैसे कि हेल्थ का वाला इश्यू है, या पॉवर्टी है, या इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, इनको एक देश के द्वारा टैकल नहीं किया जा सकता, या फिर टेररिज्म है। इसके लिए रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, इसकी काफ़ी सारी एजेंसियां हैं, WHO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO हैं, जो बड़ी संख्या में जो है काम कर रहे हैं। जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, चैरिटीज़ हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियन है जो कि काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से, या फिर ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है। तो इस तरीके का इनमें जो रोल प्ले कर सकते हैं। इनकी ये सभी के सहयोग के द्वारा, सभी के कॉपरेशन के द्वारा हम इसको टैकल कर सकते हैं। किसी एक देश के द्वारा ये जो पॉसिबल नहीं है कि एक देश इसको इन समस्याओं को टैकल कर पाए और उससे निपट पाए। तो इसमें सभी की रोल प्ले जरूरी है। देखिए इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको देखते हैं थोड़ा। भारत अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथ कर रहा है। इसके बारे में हम न्यू सेंटर ऑफ पावर वाले चैप्टर में, जो इंडिया का जो पार्ट है उसके बारे में, हम मिलिट्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से इंडिया ने मिलिट्री पावर को बढ़ाने में तेज़ी के साथ काम किया है। इसके अलावा भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी मजबूत करने के पक्ष में रहा है हमेशा से। भारत ने हमेशा से यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रेंथ के पक्ष में जो है रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जो अदर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम किया है। यूनाइटेड नेशंस के लिए फोर्सेस भारत ने भेजी है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। हर तरीके से भारत का सपोर्ट जो है पॉजिटिवली देखा जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। इसके अलावा इंटरनल थ्रेट्स को भी भारत ने बड़े अच्छे तरीके से उनको टैकल किया है, चाहे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट रहे और टेररिज्म रहा हो, या फिर नक्सलाइट मूवमेंट की प्रॉब्लम रही हो। तो सभी को भारत ने बखूबी सुलझाने का काम किया है, उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव तरीके से इनको टैकल किया है और इन सभी समस्याओं पर काबू पाया जा चुका है। इसके अलावा भारत तेज़ी से इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। भारत एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारी GDP रेट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उस पर वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। भारत ने काफ़ी पॉजिटिवली इस पर काम किया है और ट्रेडिशनल हो या फिर नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हो, सभी तरीके के थ्रेट्स पर भारत ने कंट्रोल किया है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, बाय बाय।